नमस्कार। द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपको यूपीएससी के साथ यूजीसी नेट की भी तैयारी कराई जा रही है। जहां यूजीसी नेट सोशियोलॉजी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप यहां से मेरे बारे में देख सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको यूजीसी नेट के सिलेबस पर चर्चा की थी और उसके बाद मैंने आपको कॉम्टे पढ़ाया था, अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और दुर्खिम की एक श्रृंखला, एक सीरीज लेके आया था, वो आपने देखी होगी। हम चर्चा कर रहे हैं अभी कार्ल मार्क्स की, और कार्ल मार्क्स का एक वीडियो पहले आ चुका है जिसमें मैंने कार्ल मार्क्स की बुक्स के बारे में बताया और कार्ल मार्क्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, यानी जो कॉन्सेप्ट भी बताए थे। इसके साथ ही मैंने कार्ल मार्क्स की कुछ अवधारणाएं और जिन शब्दावली का वो अपने सिद्धांत थ्योरीज में प्रयोग करते हैं, उन टर्मिनोलॉजी को, शब्दावली को मैंने वहां पर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कार्ल मार्क्स के एक सिद्धांत को देखेंगे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के। कार्ल मार्क्स कैसे कहते हैं वर्ग संघर्ष कैसे होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है सोसाइटी में, और इसका इमरजेंस कैसे हुआ क्लास कॉन्फ्लिक्ट का। पूरा हिस्टोरिकल रूप से देखेंगे कि वो क्या अवधारणाएं देते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उनका क्या विचार है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज कार्ल मार्क्स पर हम चर्चा करने वाले हैं और कार्ल मार्क्स पे पढ़ेंगे। ये कार्ल मार्क्स को देख लीजिए आप, बहुत ही क्रांतिकारी विद्वान है। आज तक के ये कार्ल मार्क्स का जो कथन है, ये इस कथन के आधार पर ही इनके सभी सिद्धांतों की व्याख्या की जा सकती है कि आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आज हम वर्ग संघर्ष ही पढ़ने वाले हैं। वो कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ थेटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। वो कहते हैं वर्ग, आज तक समाज का जितना भी इतिहास है वो कौन सा इतिहास है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और वर्ग संघर्ष के बारे में हमें चर्चा करना है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो सोसाइटी है, समाज है, जो समाज में दो वर्ग होते हैं। कहते हैं एक ऐसा वर्ग होता है जिसके पास संपत्ति पर स्वामित्व होता है, जो संपत्ति का मालिक होता है, और एक ऐसा वर्ग होता है जिसके पास संपत्ति का स्वामित्व नहीं होता है, जो संपत्ति का मालिक नहीं होता। जो संपत्ति का मालिक है उसे हैव्स कहते हैं, और जो संपत्ति का, जो जिसके पास संपत्ति है, जो कंपनी, भूमि या दासों का जो मालिक है, उसे हम कहते हैं हैव्स। और एक क्लास ऐसी है जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, उसे हम हैव नॉट्स कहते हैं। तो जो हैव है और जो हैव नॉट्स है, कहते हैं समाज में दो ही प्रकार के संबंध होते हैं, समाज में दो ही क्लास होती हैं, और इन क्लास के बीच हमेशा संघर्ष रहता है। और जब ये क्लास, जब हैव्स नॉट का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करने लगता है, शोषण करने लगता है, और हैव्स नॉट्स में जब चेतना का विकास हो जाता है, तो ये संगठित होकर, पोलराइज होकर, सॉलिडरेट होकर के क्या करते हैं, ये एक आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं, और हैव नॉट्स को हटा के एक नए समाज की स्थापना करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये ऐसे विचार देते क्यों हैं। क्योंकि जब कार्ल मार्क्स पैदा हुए तो उस समय औद्योगिकरण अपने चरम पे था और कैपिटलिज्म बढ़ रहा था यूरोपीय समाज में। तो जो कैपिटलिज्म की कमियां थी और जो कैपिटलिज्म के जो संबंध थे समाज में, मालिक और मजदूर के, यानी कंपनी मालिक था और कंपनी में कार्य करने वाले वर्कर्स थे, उनके बीच जो संबंध थे वो शोषणकारी संबंध थे। और उन्हीं संबंधों को देखकर कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत दिए, और वो कह रहे हैं कि समाज में सिर्फ दो ही वर्ग हैं, जो मैंने बताया, हैव्स और हैव नॉट। एक सर्वहारा है और एक पूंजीपति वर्ग है, ठीक है। एक बुर्जुआज है और एक सर्वहारा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज मतलब ये इनकी मेन कंसेप्ट हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, लेकिन आज हम इनमें से किसी एक पर करेंगे। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मोड ऑफ प्रोडक्शन। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मतलब वर्ग संघर्ष, मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, द्वंदात्मक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद, मार्क्सियन थ्योरीज ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर, यानी मार्क्स की थ्योरी जो अधिसंरचना और अधोसंरचना का भी सिद्धांत हमें पढ़ना है, और एलिनेशन। अगर हम बात करें क्लास कॉन्फ्लिक्ट से लेकर यहाँ तक मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर, तो ये जो 5 सिद्धांत हैं, ये एक दूसरे के पूरक सिद्धांत है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए सिद्धांत है। ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। अगर हम इनमें से किसी एक को ही अच्छे से समझ लेते हैं,
तो ये सब हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसको हमें जरूर अलग से पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल, और बाकी ये एक दूसरे से जुड़े हैं। क्लास कन्फ्लिक्ट पे तो हम चर्चा करने ही वाले हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे इसके बाद चर्चा करेंगे। और आज ही आप देख लेंगे थोड़ा सा कि डायलैक्टिक मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, और इसके बाद सुपर स्ट्रक्चर, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ जुड़ जाएगा। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की थ्योरीज क्या है कार्ल मार्क्स की, हम वहां से जान सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की जो बात करते हैं, वो थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि समाज में विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे सोसाइटियां आई, और कैसे उन एक सोसाइटी के बाद दूसरा समाज आया और उनके बाद संबंध कैसे थे। ये साइंटिफिक तरीके से बताते हैं। इसके पहले भी लोगों ने बताया एवोल्यूशन थ्योरी, लेकिन कार्ल मार्क्स को हम इसलिए पढ़ते हैं कि ये वैज्ञानिक तरीके से और एक ऐसे समाज की उद्घोषणा करते हैं, एक ऐसी समाज की भविष्यवाणी करते हैं जो भविष्य में आएगा। उसको वो कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी, साम्यवाद आएगा वहां पे। ठीक है, चलो हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कार्ल मार्क्स। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करें। कार्ल मार्क्स कहते हैं जब बिल्कुल आदमी प्रारंभिक अवस्था में था तो वो सोसाइटी कैसी थी, प्रीमेटिव सोसाइटी थी। यहाँ पर कोई वर्ग नहीं था, कोई क्लास नहीं थी, कोई क्लास नहीं थी। लोग सामूहिक स्तर पर क्या करते थे, जंगली जानवरों को मारते थे, खाते थे और आपस में बांट के जीते थे। यहाँ पर कोई क्लास नहीं था। लेकिन इसी समाज में क्या हुआ, जो सामुदायिक भावना थी वो टूटी, और जो समुदाय की जो फीलिंग थी वो किसमें पर बदली, परिवारों में बदली। और फिर यहाँ से थोड़े बहुत भाव इसमें परिवर्तित होने लगे। अब निजी संपत्ति का स्वामित्व होने लगा। इसमें जब हम इस सोसाइटी की बात करते हैं प्रीमेटिव सोसाइटी में, तो इंडिविजुअल कोई कैपिटल नहीं हुआ करती थी, व्यक्तिगत कोई संपत्ति नहीं हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जो सामुदायिक भावना थी इसमें, जो समूह के साथ एक साथ जाते थे, कुछ जंगल से उत्पादन ले आए, खाया, और उसके बाद फिर एक सिस्टम बना हुआ था। यानी प्रीमेटिव सोसाइटी थी, लोग समुदाय के आधार पर जीते थे। लेकिन ये सामुदायिक भावना टूटी और परिवारों का जन्म हुआ, और परिवारों ने फिर क्या हुआ कि इंडिविजुअल जो कैपिटल होती है यानी व्यक्तिगत जो संपत्ति है उसका जन्म हुआ। फिर इस अवस्था के बाद जो एक अवस्था आई, ये जो लाइन दिख रही है डॉट डॉट डॉट, इसके बाद जो एक अवस्था आई उसे कहते हैं स्लैब सोसाइटी। यानी ये जो समाज है, ये प्रारंभिक समाज के बाद की दूसरी अवस्था है। इसमें जो संबंध होते थे वो कैसे होते थे कि एक मास्टर होता था यानी एक मालिक होता था, और दूसरा दास होता था। इसको हम कहते हैं दास समाज। दास, यहाँ पर क्या हुआ था कि जो प्रिमिटिव समाज था, कम्युनिटी मतलब सामुदायिक जो फीलिंग थी वो परिवारों में टूट गई। और परिवारों ने फिर क्या किया कि यहाँ पर भूमि नहीं आई, कैपिटल यानी उद्योग का जन्म तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ को दास बना दिया। और यहाँ पर जो संबंध आए वो स्लैब मोड ऑफ प्रोडक्शन था। यहाँ पर उत्पादन की पद्धति कैसी थी, दास पर आधारित थी, दासत्व था। तो इस अवस्था में क्या हुआ कि ये मास्टर बने यानी मालिक बने, और ये दास रहे। इन दोनों के जो संबंध थे वो संबंध कैसे थे, विरोधी थे। और विरोधी संबंध होने के कारण इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हुआ, और फिर एक इसके बाद एक नई सोसाइटी आई, एक नया समाज आया। इसके बाद ये वाला, इसे हम सामंतवादी समाज या फ्यूडल सोसाइटी कहते हैं। में जो संबंध थे वो एक जमीन मालिक के संबंध थे, और उस पर काम करने वाले अर्ध किसानों के, सर्फ के संबंध थे। तो पहला जो कार्ल मार्क्स सोसाइटी बताते हैं वो कहते हैं प्रीमेटिव सोसाइटी। प्रीमेटिव सोसाइटी के बाद दास समाज आया, स्लेव समाज आया, और स्लेव समाज में एक दास था और दूसरा दास का मालिक था। पर इनमें जो संबंध थे वो भी विरोधाभासी थे एक दूसरे से। वो दोनों उनके जो संबंध थे वो कैसे थे, एक्सप्लॉइटेशन के आधार पर एक दूसरे का शोषण कर रहे थे। और फिर इनमें संघर्ष हुआ, और इसके बाद एक नए समाज। लेकिन इनमें संघर्ष होता क्यों है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं अगली अवस्था पर जाने के लिए। कि जैसे मान के चलो कोई सोसाइटी है, उसमें दो वर्ग हैं, एक के पास संपत्ति है, एक के पास संपत्ति नहीं है। जो संपत्ति नहीं है वो किस आधार पर आपस में जुड़ते हैं और फिर एक क्रांति करते हैं, और इसके बाद एक नई अवस्था आती है। चलो हम उसको देख लेते हैं कि उसका कारण क्या है, ये लोग जुड़ते क्यों, फिर हम नेक्स्ट उस पर चर्चा करेंगे। वो कहते हैं इसका कारण है कॉन्शियसनेस यानी चेतना। कार्ल मार्क्स कहते हैं इसका कारण है चेतना। कह रहे हैं समाज में दो ही वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है जिसके पास संपत्ति पर स्वामित्व है, जिसके पास कैपिटल है, और एक ऐसा है जिसके पास संपत्ति नहीं है। वो कह रहे हैं संपत्ति नहीं है, इनकी संख्या ज्यादा है, और जिनके पास संपत्ति है वो संख्या में कम है, लेकिन फिर भी आप पे शासन करते हैं, आप पर आपका शोषण करते हैं।
तो जिनके पास संपत्ति नहीं है, वो उनका होता क्या है कि वो अपने आप में वर्ग में बटे रहते हैं। वो कहते हैं क्लास इन इट सेल्फ। तुम अपने आप जब तक वर्ग में बटे रहोगे, तो जब तक आप वर्ग में बटे हो, आपको अपने हित पता नहीं है, आप किसी अपने वर्ग के प्रति आप में कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वो कहते हैं इस प्रकार की कॉन्शियसनेस क्या होती है? असत्य चेतना होती है, यानी फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि समाज में दो ही वर्ग हैं, एक वर्ग ऐसा है जिसका संपत्ति पर स्वामित्व है, एक वर्ग ऐसा है जिसका संपत्ति पर स्वामित्व नहीं है। जिसका संपत्ति पर स्वामित्व नहीं है, वो क्या होता है कि एक बहुत लंबे समय तक क्या होता है, क्लास इन इट सेल्फ में बटे रहते हैं, यानी उनका स्वयं में वर्ग होता है। स्वयं के लिए वर्ग नहीं होता है, स्वयं में वर्ग होता है। जब स्वयं में वर्ग होता है तो वो आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहते हैं। उनमें इनकी जो इस प्रकार की कॉन्शियसनेस है वो कैसी है? असत्य कॉन्शियसनेस है, झूठी यानी झूठी चेतना है, जो सही चेतना है। जब इन्हें कुछ समय बाद मालूम हो जाता है कि हम लोगों के तो संबंध एक से उत्पादन वाले हैं, हम तो एक से उत्पादन की प्रक्रिया में लगे, हमारी तो क्लास एक है, फिर ये जो क्लास इन इट सेल्फ से ये चेंज हो जाते हैं क्लास फॉर इट सेल्फ में, यानी जो इनकी गलत चेतना थी, जो असत्य चेतना थी, वो सत्य चेतना में चली जाती है और यहाँ से बनता है क्लास फॉर इट सेल्फ। और क्लास फॉर इट सेल्फ जब होती है तो इन लोग क्या होते हैं, ये पोलराइज हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, समाज में ये संघर्ष होता है और एक समाज की नई अवस्था निकलकर सामने आती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे ये पोलराइज हो जाते हैं। मैंने बताया कि मान के चलो ये कोई क्लास है, ये हैप्सनॉट्स की क्लास है, यानी सर्वहारा की क्लास है। इनके पास कुछ नहीं है, गरीब दलित पतित लोग हैं ये लोग। इनमें असत्य चेतना थी पहले, ये अपने आप में वर्ग बटे हुए थे, छोटे छोटे वर्गों में बटे हुए थे, पूंजीपतियों ने इन्हें बांट रखा था। लेकिन कुछ समय बाद इनमें जागृति आई और इनमें कॉन्शियसनेस आई, ये कहते थे क्लास इन इट सेल्फ, स्वयं में वर्ग से अच्छा है कि स्वयं के लिए वर्ग बनाओ, और ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए। एक दूसरे के साथ जब जुड़ गए, इनमें क्लास कॉन्शियसनेस आई, वो भी सत्य चेतना आई, ट्रू कॉन्शियसनेस आई, क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ आई, तो इनमें क्लास फॉरलाइजेशन हो गया, यानी ये क्लास का ध्रुवीकरण हो गया। अब ये आपस में जुड़ गए सारे क्लास, जो छोटे छोटे क्लास में बटे हुए थे, क्योंकि पूंजीपतियों की एक साजिश थी कि उन्हें बांट के ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो ये क्लास फॉरलाइजेशन हो गया। जब क्लास फॉरलाइजेशन हो गया तो इनमें क्लास में क्या आ गई, सुदृढ़ता आ गई और क्लास में एक दूसरे से जुड़ गए। जब एक दूसरे से जुड़ गए तो जो हैप्स थे वो तो संख्या में कम थे, इनकी तो संख्या कम है, संपत्ति है, जो जो पूंजीपति हैं इनकी संख्या कम है, और जिनके पास संपत्ति नहीं है इनकी संख्या ज्यादा है। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पर अधिक संपत्ति वाले क्या करते हैं, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट कर देते हैं, यानी कन्फ्लिक्ट करेंगे, यानी संघर्ष करेंगे, और संघर्ष के बाद जो एक नया समाज बनकर सामने आएगा, इसकी ये भविष्यवाणी करते हैं, ये कहते हैं ये फ्यूचर में आएगा। ठीक है, कहते हैं ये फ्यूचर में आएगा और इसको कहते हैं ये सोशलिज्म होगा, यानी साम्यवाद की अवस्था होगी। यहाँ व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा, यहाँ हमें ना राज्य की जरूरत पड़ेगी ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर व्यक्ति का नैतिक विकास हो जाएगा। ये बिल्कुल आदर्शवादी है। और जो कार्ल मार्क्स के जो आलोचक हैं वो कहते हैं कार्ल मार्क्स के लिए ये तो, कार्ल मार्क्स इसको यूटोपिया कहेंगे हम, ये कभी होने वाला नहीं है। हालांकि हम चूंकि यूपीएससी नहीं पढ़ रहे हैं, ना यूपीपीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, या किसी बड़े एग्जाम के लिए तो पढ़ नहीं, हम यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम क्रिटिक्स कम ही पूछे जाते हैं कार्ल मार्क्स से, मतलब रिटन वाले तरीके से। तो हमें केवल इतना देख लें कि ये यूटोपिया है, यानी फ्यूचर में आने की भविष्यवाणी है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो परिवर्तन एक समाज से दूसरे समाज में होता है तो उसका कारण उसकी चेतना है, चेतना के कारण परिवर्तन होता है, ये मैंने बताया यहाँ पे। और अभी मैं यहाँ पे बता चुका था उनके स्टेज के वो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रीमेटिव सोसाइटी थी, प्रीमेटिव सोसाइटी में समुदाय, फिर इसमें संघर्ष हुआ। संघर्ष क्या होगा कि इनमें जो स्लेव थे यानी दास थे, इनमें चेतना है, और इन्होंने कहा ये संबंध हमारे शोषण पर आधारित है, हम संघर्ष करेंगे। उसके बाद एक नया समाज आया जिसे वो कहते हैं ये दास से वो सामंत समाज आया। इन लोगों ने जमीन अधिकार कर लिया और उस पर काम करने वाले लोग थे, ये संख्या में कम थे या अधिक थे, इनके संबंध कैसे थे, विरोधाभासी थे। मोड ऑफ प्रोडक्शन फ्यूडल आधार पर था, उत्पादन अधिक होने लगा था, लाभ के लिए उत्पादन हो रहा था। फिर इनमें संघर्ष हुआ, फिर इनमें क्लास इन इट सेल्फ से ये क्लास फॉर इट सेल्फ में आए, इनमें क्लास सॉलिडरिटी आई, क्लास कॉन्शियसनेस आई, और इसके बाद इन्होंने संघर्ष किया और फिर एक नए समाज का उद्भव हुआ जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हम कहते हैं पूंजीवादी समाज आया, और इसी समाज के बारे में ये कल्पना पर आधारित तीनों समाज है कार्ल मार्क्स के। इस समाज में वो जी रहे थे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, इसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने इन तीन की बात कही। तो हमें कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसी समाज के बारे में, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के बारे में ही कार्ल मार्क्स सबसे ज्यादा लिखते हैं और बोलते हैं, यही उनका विचार था।
तो वो कह रहे हैं कि जब जो कंपनियां हैं, इनके समय में कंपनी थी, उद्योग थे, कारखाने थे, उद्योग में काम करने वाले लोग कम है, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन उसके मालिक कम है। और इनके संबंध कैसे हैं? विरोधाभासी हैं, यानी ये आपस में एक दूसरे के हितों के बारे में नहीं सोचते हैं, अधिकतम उत्पादन के बारे में सोचते हैं। कहते हैं जब पूंजीपति वर्कर्स का बहुत ज्यादा वो कर लेगा, शोषण कर लेगा, एक्सप्लॉइटेशन कर लेगा, तो जो वर्कर्स हैं, जो सिर में काम करने वाले हैं, इनमें कॉन्शियसनेस आ जाएगी, और ये इन जो इनिट सेल्फ में बटे हुए हैं, एक क्लास फॉरेट सेल्फ में बट के क्या करेंगे, जितने भी पूंजीपति लोग हैं उनसे एक हिंसक क्रांति होगी, और हिंसक क्रांति के बाद थोड़ा सा ट्रांजिशनल फेज चलेगा, उसके बाद हमारे पास एक साम्यवाद की अवस्था आ जाएगी। जो क्लासलेस सोसाइटी होगी वो इसकी बात करते हैं कार्ल मार्क्स। कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी होगी, इसमें व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम होगा। ये आदर्शवादी समाज की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, आदर्शवादी। लेकिन आलोचक कहते हैं कार्ल मार्क्स का ये यूटोपिया है, कभी आने वाला नहीं है। ठीक है। और भी विचारक हुए हैं, फ्रांसिस फुकुयामा, वो कहते हैं द एंड ऑफ हिस्ट्री। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो बताया था कि इसके बाद ये आएगा, वो कहते हैं अब इतिहास का अंत हो चुका है, अब कोई नहीं आएगा। ये आलोचक हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा कि कार्ल मार्क्स ने कैसे उद्भव बताया, कैसी चीजें मतलब ऊपर को आई, और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में हर समाज में वो कहते हैं कि समाज का जो विकास हुआ, ये एक रेखीय उद्विकास, ऐतिहासिक उद्विकास के आधार पर यहाँ पर वो बता रहे हैं कार्ल मार्क्स चीजों को। तो इसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट आपको समझ में आ गया होगा, और क्लास कॉन्शियसनेस कैसे होती है ये भी समझ में आ गया होगा। ये डायलेक्टिक मटेरियलिज्म या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसके हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो पहले मैंने बताई कि यहाँ पर आपको जो आपका समाज था, आदिम समाज था, प्रीमेटिव सोसाइटी थी यहाँ पर। तो प्रीमेटिव सोसाइटी में क्या था, मैंने बताया कि सामुदायिक भावना थी, खाद्य संग्राहक लोग थे, और यहाँ पर कोई क्लास नहीं थी, उसी को बस दूसरे फॉर्म में लिखा है। फिर स्लैब सोसाइटी आई, दास समाज आया, और दास समाज में क्या था कि निम्न कृषि स्तर था और पशुपालन भी होने लगा था। सर्वप्रथम जो क्लास का जो अस्तित्व आया, क्लास का इमरजेंस हुआ, वो इसी में आया, और यहाँ पर दो वर्ग बने, एक स्लैब था और दूसरा मास्टर था, यानी हम कह सकते हैं कि एक दास था और एक मालिक था। फिर कहते हैं इसके बाद इन दोनों में संघर्ष हुआ, और संघर्ष के बाद एक नई अवस्था आई समाज की, जिसे हम सामंतवाद कहते हैं, फ्यूडल सोसाइटी कहते हैं। यहाँ पर कृषि का उच्च स्तर था, और यहाँ पर भी समाज में दो ही संबंध बने, एक सामंत कहलाया और एक अर्ध किसान या किसान कहलाया। सामंत जो था वो भूमि का मालिक था, और अर्थदास जो था वो भूमि पर क्या काम करने वाला था। लेकिन इनके मध्य भी संबंध कैसे थे, संघर्षकारी संबंध थे, आपस में संघर्ष करते थे। इनमें फिर संघर्ष हुआ, इसके बाद फिर एक नया समाज आया। वो कहते हैं ये समाज कैसा था, ये पूंजीवादी समाज है, और कार्ल मार्क्स सबसे ज्यादा यहाँ पर मशीनों का सब उद्योग हो गया, उद्योग आ गए थे, मशीनों का प्रयोग हो रहा था, और संबंध यहाँ पर एक मालिक का था और एक मजदूर का था। और इनके संबंध भी कैसे थे, शोषण पर आधारित संबंध थे, एक दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन, एक दूसरे का नहीं, मालिक मजदूर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था। पर इनमें फिर से क्लास कॉन्शियसनेस आया, और इन्होंने एक संघर्ष करेंगे जी आने वाले समय में। कहते हैं इनके संबंध कैसे हैं, शोषणकारी हैं, और इनके जो पूंजीपति जो समाज है, पूंजीवादी जो समाज है, पूंजीपति जो लोग हैं, ये इनके विकास के रास्ते में ही इन यानी जो पूंजीपतियों का समाज है, इनने खुद ऐसा बना रखा है कि इनके जो विनाश का जो पथ है वो उन्होंने खुद ही तय कर रखा है। मजदूर एक साथ आएंगे, मजदूरों में क्लास कॉन्शियसनेस आएगी, और वो समाज में संघर्ष करेंगे और इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, और सर्वहारा का अधिनायकत्व हो जाएगा, सर्वहारा की सत्ता हो जाएगी। और ऐसी सत्ता पर क्या होगा कि सभी का अधिकार होगा, व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। तो हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। यही क्लास कॉन्फ्लिक्ट है कार्ल मार्क्स का, कि वो कैसे कैसे बताते हैं कि चीजें बदलती। इसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया पहले कि हम इसके बाद मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे। मोड ऑफ प्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये वाला कथन आप लोग याद रख लीजिए कार्ल मार्क्स का, कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। तो हमें लगता है आपको सीरीज समझ में आ रही होगी, और आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा है। आप बताइए कि कैसा चीजें पहुंचा पा रहा हूँ या नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही, नमस्कार।